अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, कराची के ऊपर फाइनली बजट अप्रूव होने के बाद इससे कबल हम बातें सुनते आए कि कराची के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बातें होने लगी। जो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान है उसमें कितने स्टेक होल्डर्स होंगे, कितनी सपोर्ट होगी। हमने ये भी देखा कि इसमें ओवरऑल सिचुएशन में 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर भी जिक्र हुआ। साथ ही साथ जो है 1 यूनिट सिस्टम को भी जो है इस पर एनालिसिस दिखाई दिया। बहुत सारे जो एनालिस्ट थे और जो आर्टिकल्स लिखते हैं, फीचर आर्टिकल्स लिखते हैं, उन्होंने ये बात बहुत ज्यादा वाज़ेह की कि इस वक्त जो सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स की दुरुस्तगी ना होने की वजह से हो रही है। सेपरेशन ऑफ पावर्स अगर क्लैरिटी के साथ हो तो ये तमाम तर मसाइल नहीं होंगे और मसाइल एड्रेस भी हो सकते हैं। साथ ही साथ एक बात बहुत क्लियर जो सामने हमारे आई उसमें यह है कि अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान दोनों बहुत मजबूत तरीके से बयानबाजी कर रही हैं। साथ ही साथ FC जो ओवरऑल सिचुएशन है उसके ऊपर भी जो है उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टांस दिखाई दे रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से डिबेट हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ PMLN के हवाले से, PMLN जो है वो थोड़ी इनएक्टिव दिखाई दे रही थी पिछले कई माह से। जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे, वर्डिक्ट थे, उस पर भी अगर हम रिव्यू करें तो उसके हिसाब से क्या उनसे दोबारा फॉलोअप लिया गया, क्या पंजाब हेल्थ मिनिस्ट्री लूप में है उनके साथ, उसका फर्दर क्या स्टांस सामने आया, क्यों अब भी जो है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत अब भी नासाज है, लेकिन ऑन एंड ऑफ वो जो है फुटेजेस में दिखाई देते हैं बाहर घूमते फिरते और माशाल्लाह तबीयत जो है उनकी अच्छी खासी दिखाई दे रही होती है। लेकिन वतन वापसी पर जैसे ही उनसे बात की जाती है वो कहते हैं कि अभी वो इस सूरत हाल में नहीं है कि वो वतन वापस आ सकें और डॉक्टर्स भी उनको यही कहते हैं कि आप वतन वापस ना आए। कुछ बात करेंगे ओवरऑल ये जो कॉन्स्टेंटली इस वक्त डिबेट चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM पाकिस्तान की, और इसके ऊपर जो वफाक का रिबटल है उसके ऊपर भी बात करेंगे कि वफाक का इस पर क्या स्टांस है और एक कैसे एग्जीक्यूशन की तरफ जाएगा। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हुमायूं उस्मान साहब PSP से, और हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं गुल मोहम्मद रिंद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अदील फारूकी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करती हूँ। सबसे पहले हुमायूं उस्मान साहब बात करेंगे जो कराची के हवाले से जो बजट है उसके ऊपर। इससे पहले ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान की बात हुई, उस पर भी जो है तीनों जमातों का मुख्तलिफ स्टांस दिखाई दिया। फाइनली बजट अप्रूव होने के बाद भी एक रिफ्ट दिखाई दे रही है तीनों पॉलिटिकल पार्टीज में, क्या कहेंगे इस पर? अलवीना, एक तो पहले आपका शुक्रिया और दोनों भाई जो यहाँ बैठे हैं इनको मेरा सलाम। अलवीना, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आप यहाँ पे अगर काम कर रही हैं पूरे महीने और काम करने के बाद महीने के एंड में मैं आपसे कहूँ कि आप 2 बिरयानी की प्लेटें ले लें और तनख्वाह ना मांगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा मेरे साथ? मुझे पहले तो ये आपसे मेरा सवाल है ना। ये हमारे वो मामला तो चलो ठीक है, आ जाते हैं। मैं आपसे कहूँ आप अपनी सैलरी भूल जाएं और 2 प्लेट बिरयानी मुझसे ले जाएं तो देखें ये मसले का हल नहीं है। पैकेज देना या खैरात करना, ये वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को, जब खैबर पख्तूनख्वा में भी देखा आपने कि क्राइसिस लेकिन हुमायूं, लेट्स रिफ्रेज योर वर्ड्स। इफ यू से कि बजट से नहीं होता कुछ तो फिर बजट के लिए तो चिल्ला रहे हैं सब। मैं वही कह रहा हूँ ना, 162 अरब रुपए का भी इससे थोड़े अरसे पहले अनाउंस हुआ था तो उसमें से मुझे बताएं ना कितना पैसा मिल गया। 800 अरब रुपए का अनाउंस हुआ है, फिर आप देख लीजिएगा ये आपस के वही क्लैश, इससे लोग सफर करेंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक हम जो कह रहे हैं बेसिक, और जो अब सारे पार्टीज वाले, मेजोरिटी पार्टीज वाले एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। देखें, आपने 18वीं तरमीम की, हम 18वीं तरमीम के हक में हैं, उसके खिलाफ नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे ये कह रहे हैं कि आप फर्दर देखें PFC अवार्ड उसमें जब तक नहीं करेंगे जो 18वीं तरमीम कह रही है, आप डिस्ट्रिक्ट को, सूबों को, टाउन्स को जब तक खुद मुख्तियार नहीं करेंगे तो ये पैसा निचली सतह तक नहीं पहुंच सकता। अब क्या है कि ये पार्क हो जाता है, पहले प्राइम मिनिस्टर साहब के पास पार्क होता था ये पैसा, अब आकर CM साहब के पास पार्क हो जाता है। उनके स्वाबदीदी इख्तियार हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट को वो ज़्यादा फंड दे दें, किसी डिस्ट्रिक्ट में ना दें, जहाँ उनकी पार्टी करती है, विन करती है, वहाँ से वो ज़्यादा पैसे लगा दें, जहाँ नहीं करती उस इलाके को छोड़ दें। तो कराची ये डिस्ट्रिक्ट देखें, टाउन्स में जिस तरह आपने 6 टाउन बना दिया और 7वां गेट केमाड़ी बना दिया, इस तरह मसला हल नहीं होगा। केमाड़ी टाउन फर्ज करेंगे अपना गटर लाइन, वो जो नाला एक वहाँ से गुजर रहा है उसको साफ कर लेता है और पीछे से वो साफ नहीं होता, किसी और डिस्ट्रिक्ट से और तीसरे डिस्ट्रिक्ट से साफ नहीं होता, तो फिर वहाँ का भी कचरा आकर उसको डिस्टर्ब कर देगा अगर एक टाउन कोई अगर प्रोग्रेस कर भी रहा है। ओवरऑल उस्मान साहब वक्फा लेना, यही से कंटिन्यू करते हैं आपकी गुफ्तगू को। स्टे विद इनसाइड द न्यूज़।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैं हुमायूं उस्मान साहब से बात कर रही थी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज और क्या बेसिकली कंसर्न्स हैं कि अब तो जो पैकेज है वो भी अप्रूव हो गया है, फिर मजीद ये इतनी रिफ्ट क्यों दिखाई दे रही है? जी सर। देखिए, मैं जिस तरह मैं इसमें आपको बता रहा था कि कोई ये जो 6 और 7 ये डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए, इससे मसला हल नहीं होगा। कोई अगर काम कर भी लेता है, कोई नहीं करता। मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दुनिया इस वक्त एडवांस होती जा रही है, वन विंडो सोल्यूशन की तरफ जा रही है। बदकिस्मती से हम अगर पूरी दुनिया को अपने सामने रख कर देख लें, अमेरिका को देख लें, सिंगापुर को देख लें, तुर्की को देख लें, यूरोप को देख लें, तो वहाँ सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं और वन मेयर होता है। वन यूनिट से वन मेयर होता है और उसके नीचे सारे इदारे उसके पास होते हैं। तो उसमें ये नहीं होता कि कोई SBCA के अंडर जाके हो जाए इदारा, कोई किसी के अंडर जाके हो जाए। जब तक आप 2013 से मिक्स प्लेट हुई है, एक डिपार्टमेंट इधर है, एक उधर है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ रिफ्ट में काम नहीं। ब्लेम गेम है, वो उस पर डाल देता है, वो उस पर डाल देता है। ये कराची का मसला इस तरह कभी नहीं हल होगा। ठीक है, तो आप ही कहते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये टेम्पररी पैकेज का सॉल्यूशन है। आपने परमानेंट सॉल्यूशन निकालना है तो वन विंडो देना। लेकिन हुमायूं उस्मान साहब, लेट्स अज्यूम कि ये टेम्पररी से स्टार्ट कर लेते हैं हम इसको। अभी आप इस टेम्पररी सॉल्यूशन को देख लें, इसको कैसे एग्जीक्यूट करवाया जाएगा और ये रिफ्ट कैसे कम होगी पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान? मैं आपको ये इस प्रोग्राम के जरिए आप ये बात रिकॉर्ड कर लें, कुछ भी नहीं होगा। ये मैं अल्लाह ना करे मेरे मुंह पे अल्लाह खाक डाले हो जाए, लेकिन जो बज़ाहिर देखें जो पोजीशन है ना, मुझे पता है इदारे जिस तरह काम कर रहे हैं इस वक्त, इदारे जिस तरह करप्शन कर रहे हैं। आज देखें, आज आपके सामने अब्बासी शहीद अस्पताल की जो इंचार्ज हैं उनकी क्या रिपोर्ट आई है। देखें, इस तरह इदारे ठीक नहीं होंगे। इदारों को जब तक वन कमांड के अंडर नहीं दिया जाएगा, एक बंदे के अंडर नहीं दिया जाएगा, तो इदारे ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, गुल मोहम्मद रिंद साहब, आपके कहते हैं वन यूनिट सिस्टम की बात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करती है, चाहे फिर हम इसको दूसरे एस्पेक्ट से देख लें, या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कराना, या गवर्नर राज की बातें करना, या फिर आर्टिकल 149 को इंपोज करने की बातचीत। इनडायरेक्टली हर जगह एक वन यूनिट की बात, कमांड और मॉनिटरिंग की बात हो रही है। तो कैसे इस बजट को आप कैसे देखते हैं और ये रिफ्ट कैसे खत्म होगी आप सब पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान? देखें जी, वन यूनिट तो और वन विंडो दो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। वन यूनिट की डेफिनेशन तो बहुत एक गंभीर है, जो पाकिस्तान में पहले हो चुका है। इसको तोड़ने के लिए बड़ी तहरीकें चली हैं। वन यूनिट का तो कॉन्सेप्ट नहीं है। जो वन विंडो है, पहले मैं भाई को बताऊं, भाई ने बिरयानी से बात शुरू की तो मैं भाई को बताऊं कि ये जो पैकेज है ये कई सालों से ओवरड्यू था। ये बारिशें तो एक बहाना बनी, एक जरिया बनी और प्राइम मिनिस्टर इंटरफीयर किया। अलबत्ता पिछले 10 साल से यही फेडरल गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी थी 5 साल, यही नून थी 5 साल, तो उस वक्त ये फेडरल गवर्नमेंट ने क्यों पैकेज नहीं दिया? ये कराची का तो ड्रेनेज सिस्टम उस वक्त भी खराब था, ये नाले तो उस वक्त भी थे, रोड पे जो मर्डर्स किलिंग उस वक्त भी थी। लेकिन वो 12 साल का जब पूरा एक सिस्टम कोलैप्स कर गया पिछली बारिश में, हर आदमी ने सफ़र किया, आपसे, एंकर से, कैमरा मैन, सियासतदान, सब ने। उसके बाद PTI की हुकूमत ने ये समझा कि अब टाइम है इस सिस्टम को ठीक करने के लिए। जो सिंध बिगाड़ा गया, मैं कराची सिंध एक है, ये 12 साल में पीपल्स पार्टी ने जो यहाँ जो एक हुकूमत का जो एक निज़ाम चला है, वो इस तरह एक वडेरा शाही चल सकती है, मुल्क या सूबे नहीं चल सकते हैं। ये पैकेज आया, आपने देखा, हमारे दोस्त भी इसको इंडोर्स करेंगे। पैकेज इम्प्लीमेंट करने से पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने विजिट किया, वो अपने कोर में गए, पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग दी कि इस पैकेज को किस तरह इम्प्लीमेंट आप करेंगे। इसी तरह जिस तरह भाई ने कहा, या और जो वन विंडो यूनिट हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया। और अब एक, लेकिन वन प्लेटफॉर्म पर तो हमने देखा नेक्स्ट डे जो है MQM कहती है ये हमारा क्रेडिट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है हमारा क्रेडिट है, लेकिन उसके नेक्स्ट डे फिर बाद में थोड़ा और अगर आगे की बात करें तो दोबारा से एक रिफ्ट दिखाई देती है। देखें, ये इस डेवलपमेंट के आदी नहीं है। आप पीपल्स पार्टी MQM के नाम ले रहे हैं, इनको जब भी फंड्स मिलते हैं ये चाहते हैं कि हमें फंड्स मिले, हम यूज करें। लेकिन फर्स्ट टाइम इस दफा एक कमेटी है, एक सिस्टम है, सबको उसमें डाला गया है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, फेडरल गवर्नमेंट भी है, आर्मी भी है, रेंजर्स भी है, MQM को भी उसमें रखा गया है कि जिस तरह प्रॉपर यूज हों फंड्स। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, अपने दोस्तों को यही कहूँगा कि फर्स्ट टाइम एक अच्छी मूव हुई है। NFC अवार्ड के तो पैसे सिंध को मिलते रहे, कहाँ है वो पैसे? अभी भी तो शोर यही हो रहा है ना, इसी पर ये हो तो रहा है। NFC के अलावा मिल रहे हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट का एक पैकेज है। ये इसमें NFC अवार्ड के पैसे नहीं है, वो तो सिंध को अलग मिलते हैं। या 18th अमेंडमेंट, देखिए मैडम,
अमेंडमेंट होती है जिसमें अगर मुझे ज्यादा पावर्स देते हैं आप तो मुझ पे तो responsibilities भी ज्यादा। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि मैं अपना रिजल्ट दूं कि भाई मुझे 5-6 साल से मैंने ये। और 18th अमेंडमेंट लेने के बाद पंजाब ने और सूबों ने तो तरक्की की, हमारा जो सूबा रहा एक सिस्टम के तहत इसको लड़ाया जाता है, एक सिस्टम के तहत इसको चलाया जाता है। और मुझे यकीन है इस दफ़ा ये पैसे नहीं ज़ाया जाएंगे, किसी सियासी आदमी के जेब में नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह यहाँ का जो लेबर है, यहाँ जो वर्कर है, यहाँ का जो एक ख़वातीन है जो काम करती हैं, रोड पे देखें उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हमने एक अच्छा गुडविल दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ पीपल्स पार्टी से, वो भी सिंध के एक पार्टी है, मजबूत पार्टी है, एमक्यूएम से, कि वो ये ज़ाती नुक्ताचीनी छोड़ें और फेडरल गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करें और इमरान खान ने एक जो तारीखी पैकेज दिया है उससे फ़ायदा लें। ठीक है। एडवोकेट अदील फारूकी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो हम देख रहे हैं वहाँ पे सिचुएशन कुछ इतनी फेडरल की तरफ से आप लोग इतना थैंकफुल नहीं दिखाई दे रहे। बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो भी इस वक्त दिखाई दे रहा है कि वो काफ़ी सारे इशूज़ को एड्रेस कर रहे हैं, जिस तरह NFC अवार्ड्स की अगर हम बात कर लें या फिर कुछ और इशूज़ के ऊपर। क्या मामला चल रहा है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलवीना। बात ये है कि मेरे भाई ये भी बात कर रहे थे कि जो जैसे कि बाकी सूबों ने और तरक्की की है NFC अवार्ड के बाद या 18th अमेंडमेंट के बाद, वो सिंध ने नहीं की। पिछले 7 साल से इनकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में। ये मुझे बताएं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का मंसूबा इनका इतना बड़ा, BRT इन्होंने कहाँ से कहाँ तक, और आजकल आप रोज़ाना देख रही हैं। फिर ये बात करते हैं गुड गवर्नेंस की। ये मुझे बताएं ये KP से लेकर पंजाब के अंदर इन्होंने क्या गुड गवर्नेंस की मिसालें कायम की हैं। अब आते हैं पैकेज के ऊपर। देखें, पैकेज के हवाले से पहले भी बातें हुई। 2 साल हो गए इस वफाकी हुकूमत को। यहाँ से इनके 14 मेरे ख्याल में आपके मेंबर नेशनल असम्बली हैं, आप उनकी कारकर्दगी देख रहे हैं अपने हलकों में जाकर। चलिए इस पैकेज पर क्या इस पैकेज के हवाले से ये है कि पहले इन्होंने इसी तरह का एक पैकेज 162 अरब रुपए का जो कराची के लिए लेके आ रहे थे, अभी भी अल्लाह करे उस पे रिबटल आता है वफाक का। वो कहते हैं कि वो कम्प्लीटली आपको इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो डिलीवर कर नहीं पा रहे। और अब इस पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पर बात हुई है। देखिए मेरी बात सुने, टर्म्स एंड कंडीशन की बात नहीं है। इस जो 1100-1200 अरब का जो पैकेज इन्होंने जो दिया है, इसमें भी 800 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट ने खर्च करने हैं, सूबे ने खर्च करने हैं। ये तो हमें NFC अवार्ड के तहत जो हमारा अपना पैसा है, वफाक को खत लिख लिख के वज़ीर आला साहब तंग आ गए, वो पैसे नहीं दे रहे। ये तो 18वीं तरमीम को ही खत्म करना चाहते हैं। ये तो चाहते हैं कि लेकिन अदील फारूक साहब, 18वीं तरमीम तो आप लोग के ऊपर जितनी आप लोग के लिए पावर है उतनी रिस्पांसिबिलिटीज भी तो बढ़ा रहा है ना। किधर है रिस्पांसिबिलिटीज? मेरी बात सुने, 18वीं तरमीम की किसने? ये सबसे पहले बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एग्जीक्यूट हो रही है। एहसास महरूमी जो था सूबों के अंदर, ये कौन, ये पीपल्स पार्टी लेके आई इसको। आगाज हकूक़ बलूचिस्तान किसने किया? कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। ये तो वफाक में बैठ के सूबा चलाना चाहते हैं ना, जैसे पंजाब को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। 5 IG इन्होंने चेंज कर दिए। हम आएंगे, मजीद बात करेंगे, पैकेज पे बात आते हैं, यही इशू है, नहीं उस पे बात करेंगे। लेकिन आप चाहते हैं सिंध को भी हम वहां से बैठ के कंट्रोल करें। देखें, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जवाब मांगते हैं ना, तो मैं भी एक सवाल करता हूँ आपसे। 14 आपके MNA कराची से, ठीक है, 4 इनके पास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी जो इनके तादी बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा UC चेयरमैन आप उठा के देखें इनके कितने थे। मेयर कराची इनके पास, गवर्नर इनके पास, प्राइम मिनिस्टर का हल्का इंतखाब कराची, सदर पाकिस्तान कराची से। आप मुझे बताएं 2 सालों में कोई एक प्रोजेक्ट आप मुझे बताएं, व्यूअर्स को बता दीजिए कि किस तरह एग्जीक्यूशन होगी, काम कैसे होगा, क्योंकि इस वक्त रिफ्ट दिखाई दे रही है। हम नेक नियत होके हम करना चाह रहे हैं इस पैकेज को। अच्छा है वफाक, हम चाहते हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आज चेयरमैन साहब ने कहा कि 4 घंटे के जो दौरे पे ये आए हैं एक ट्रिप पे, आप जाए ना मीरपुर खास की हालत देखें आप, ठट्ठा 20 से ज्यादा इंटीरियर सिंध के जो नहीं देखें, मैं बता रहा हूँ, कोरोना दुनिया में आया उसका रिस्पॉन्सिबल कौन था? टेडी दल आ जाता है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मुझे पता है ना, आफात है ना। बारसिया कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखिए मेरी बारसिया कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो नहीं करवाई ना। नहीं, आप लोग जिधर गवर्नमेंट है, जिधर आपकी रेट तो कायम होनी चाहिए। सिर्फ नहीं रेट, कहाँ आप मुझे बताएं कहाँ रेट नहीं है पाकिस्तान पीपल्स? नहीं तो आप खुद ही बता रहे हैं मसाइल है, कैसे बता रहा हूँ मसाइल मिलकर। नया नाज़माबाद कराची का हिस्सा है अदील साहब। यहाँ पे वहाँ पे लोग कह रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कंप्लेंट्स आ रही है लोगों की, वो कह रहे हैं कि 20 दिन
% से ऊपर हो गया है, अभी तक डूबा हुआ है, रेजिडेंट्स कह रहे हैं। एक पहलू ये है, हम इस चीज को ऑन करते हैं कि वो कराची का, और आप लोगों ने कहा था 90% खत्म हो गया है पानी। बात तो सुने ना, ये एक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट था, लेकिन कराची में जब मौजूद है उन्होंने ना? इससे नहीं, कराची में मौजूद है ना, ज़ाहिर है जी। उन पे भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना। तो उन्होंने इसी तरह इसके तो लिए- सबने इसके लिए हाथ क्या उठा किया? लिए। सारी हाथ उठा लिए नहीं, हमसे जो जितना हो सकता है महदूद वसाइल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर कर रही है, ग्राउंड पे नजर आ रही है। सिर्फ तनकीद बराए तनकीद की बात नहीं होनी चाहिए। हम अभी भी ये चाहते हैं कि वफाक और हम मिलकर आज अब आज क्या आप होगा? देखें, अब ये बता दें, चेयरमैन फर्दर साहब ने कैसे कितनी होगा? अच्छी बातें की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने लेकिन कहा, हम गुस्से चाहते में हैं नहीं मिलकर- लग रहे थे आपको नहीं, वो? गुस्से में देखें, बात ये, जब आप एहतसाब ऐसा मुल्क के अंदर एक निजाम लेके अच्छा, एक आएंगे और जो एहतसाब, पाकिस्तान जी। तहरीक इंसाफ के लिए अलग होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ठीक है। अपोजिशन जमातों के लिए अलग और होगा। बिलावल साहब एक और बात कॉन्स्टेंटली करते दिखाई दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये कह रहे हैं कि जो जुरिस्डिक्शन है वो सिंध की है, लेकिन ट्रायल जो है पिंडी में हो रहा है। बिल्कुल, तो आप ये मुझे बताएं, ऐसा अगर कोई केस- अगर कोई मासूम है तो उसको तो खौफ नहीं होना नहीं, चाहिए ना? मासूम की बात नहीं है, आप तसर देने की क्या कोशिश कर रहे हैं? आपने 2 प्राइम मिनिस्टर तो पंजाब के अंदर से जो है डेड बॉडियां उनकी देखें ना, यहाँ पे ये चीजें भी देखें। फिर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात करती है तो आप कह रहे हैं सिंध कार्ड खेल रहे। आप मुझे बताएं ना, कोई और ऐसा मुकदमा बताएं जो क्राइम पंजाब में कमिट हुआ और कराची में वो ठीक मुकदमा है, चल एज रहा पर हो। दी लॉ आप कहते हैं कानूनी हिसाब से गलत है, ठीक है, और ये नहीं होना चाहिए, यानी जुरिस्डिक्शन इजाजत नहीं देती, राइट? नहीं, नहीं, आप ये बताएं कानून क्या कहता है इस देखिए, पर? कानूनी तौर पे तो बहरहाल गलत है कानूनी तौर पे। वो एक फेडरल सुन ले ऑर्गेनाइजेशन। मेरी, मैंने कब आप मुझे बात कंप्लीट हाँ। देखिए, कानूनी तौर पे एक बात नहीं कर रहे हैं या हम एक इखलाकी आपको एक तो बात बात कर रहे खत्म हो गई नहीं, ना एक अदील साहब तासुर पे। की बात कर रहे हैं ना। जब कराची के अंदर एक मुकदमा या कोई क्राइम कमिट हुआ है तो उसका ट्रायल यहाँ होना चाहिए ठीक है। ना। यानी आप पिंडी कह रहे हैं क्यों against the बुलाते law हैं? नहीं है और ये। फिर एक और बात लेकिन है। ये कोई सुन लेना, जुल्म हो रहा है आप इस लोग पे के मेरे साथ। जुल्म हो रहा है, मैं आपको लेकिन बता रहा law हूं, against the law नहीं है। अगेंस्ट द लॉ है ना। जब आप अभी तो आपने खुद नहीं, confess मैं किया, जो अदील साहब। अगेंस्ट द लॉ चीजें हैं वो बता रहा हूँ आपको। जी। लास्ट डेट पे मैं खुद मौजूद था नैब कोर्ट के जी। अंदर। आप मुझे बताएं कि एक कोई भी अगर मुलजिम है उस पे आप कोई इल्जाम लगाते हैं तो उसको दिफा का हक है ना। जी, बिल्कुल उसके है। काउंसिल Fair trial। उसके काउंसिल्स को तो हक है ना, वो जाके उसको डिफेंड करें। जी। आप जो उठा के देखें फुटेजेस, में खुद मौजूद था वहां, लतीफ खोसा साहब और फारूक एच नाइक साहब को रोक दिया उन्होंने। और कोर्ट के अंदर वकला से ज्यादा सिविल कपड़ों में लोग होते हैं। कौन लोग हैं वो कौन लोग होते हैं कोर्ट के अंदर? चलिए ठीक है, आप आप खुद मुझे कह रहे हैं बताएं ना, आप वकला को तो as per मना the law- करते हैं कोर्ट आप के कह रहे अंदर हैं नहीं एज पर दी लॉ गलत नहीं है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं। लेट्स अज्यूम अगर हो रहा है एज पर दी लॉ नहीं, गलत नहीं है, तो फिर अगर कोई मासूम होता है तो उसको तो खौफ नहीं होना चाहिए ना। इसके बावजूद आप देखें कि जरदारी साहब की तबीयत कितनी खराब है, हम फिर भी अदालतों के आगे सरे हम तस्लीम करते हैं, हम पेश होते हैं, हम ट्रायल को फेस कर रहे ठीक हैं। है। हम ये नहीं कह रहे कि हम भाग गए लंदन- यहाँ से। लंदन हम- चले गए। हम फिर भी अदालतों को फेस कर रहे हैं। आप, मैं कह रहा हूं, आपके पास अगर कोई एविडेंस है आप 200 और रेफरेंसेस बनाओ। पाकिस्तान ठीक है। पीपल्स पार्टी को आप ऐसे नहीं दबा सकते। ठीक है। आप हमारी आवाज को ऐसे बंद नहीं कर सकते कि आप नैब को विक्टिमाइजेशन के लिए आप लगा दो। देखें, बात यह है कि तहरीक मैं आऊंगी आपके इंसाफ जाने जो बात करती अदील, थी मैं आपके बिल्कुल जाने उसके पाऊंगी। बरक्स जा ठीक रही है। उसके बरक्स जा रही है। हुमायूं उस्मान साहब, मुझे जरा इस पर मान लाने दे दीजिए, फिर आगे दूसरे मौजू पर हम जाएंगे। ये अब रिफ्ट दिखाई दे रही है, बहुत मुख्तलिफ बयानात दिखाई दे रहे हैं, पैकेज का अप्रूवल हो गया है, अभी मजीद किस तरीके से जो है रेजिडेंट्स कराची के फैसिलिटेट कैसे होंगे? देखिए, मैं बीइंग अ कराची की हैसियत से, कराची हाइट्स की हैसियत से, कराची का रेजिडेंट्स की हैसियत से, मैं तो दोनों पार्टियां इस वक्त देखें ना, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, तीनों पार्टीज जो भी एमक्यूएम भी जो मैं तो समझता हूँ कि एमक्यूएम का भी किरदार कोई इतना अच्छा नहीं रहा है माजी में, बदकिरदार ही रही है। सारा ये गंदगी का ढेर लग चुका है ना पूरे। और माजरत के साथ मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है भाई पीपल्स पार्टी के बैठे हुए हैं, और पीपल्स पार्टी वाले लोगों से मैं अक्सर सुनता हूँ कि वो कहते हैं कि मैंडेट हमें कराची से नहीं मिला। मैं तो ये पूछता हूँ कि भाई अगर आपको लाड़काना से मिला था, क्या लाड़काना पेरिस में ला दिया आपने? नहीं, हमने तो आपने कहा ठट्टा नहीं, से मिला मिला नहीं नहीं है। कराची इनके से। मिनिस्टर भी एक प्रोग्राम में मेरे साथ बैठे हुए थे लास्ट उसका गोल टीवी जवाब पे, वो मिनिस्टर मुझे साहब कह रहे हैं कि जी देंगे हमारा तो नहीं था मेजोरिटी और यूं नहीं था। देखिए, ये सारी बातें चलती रहेंगी ना, कुछ फायदा नहीं होगा। कमेटी भाई ने जिस तरह का कमेटी, तो यहाँ तो कमेटियाँ जो जिनके नाम कमेटियों में आते हैं उनकी अपनी कमेटियाँ खुल जाती हैं, आप गरीब आदमी की कोई कमेटी नहीं खुलती।
बदकिस्मती से। तो इस शहर में जब तक आप सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेंगे, देखिए आप बात कर रहे हैं अभी टेम्पररी सोल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं ना, ये कैसे एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप बल्दियाती इसके सेंसस, सबसे पहले आप सेंसस ठीक करें। आपने कराची की आबादी को कम तो ये जो अप्रूव हो गया अब क्या देखिएगा ना, आप देखिएगा कुछ अरसे बाद यही बातें आएंगी कि वो हमें उन पर ट्रस्ट नहीं था, उनके अच्छा आप कह रहे हैं कि यानी अभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, इसकी कोई एग्जीक्यूशन जब हो जाए तो फिर आप चलिए लेट्स सी, हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर की जो तैनाती है इस पर क्या कहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेटर को देख लें कि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में खुद पेश हो रहा था, वो दूध की कीमतें नहीं रोक पा रहा था आपके सामने, वो फ्रूट की कीमतें नहीं रोक पा रहा था रमजान के अंदर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2 दफा बुलवाकर वहां पे तजलील की भी खड़े होकर, तो वो शहर किस तरह चलाएगा मुझे बताएं ना। अच्छा। जो बंदा दूध की कीमत को कराची में कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो, फ्रूट की कीमत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो, एज एडमिनिस्ट्रेटर उन तमाम इदारों को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है 94 रुपीस से जो है 1 kg वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, 120 से ऊपर 1 किलो मिल रहा है। मैं तो सिंपल बात करता हूँ, जब वो आप वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दे सके, लेकिन वो तो प्राइस कंट्रोल रेगुलेटरी अथॉरिटी भी तो है, वो किधर है प्राइस कंट्रोल? उसकी अंडर आती थी ना कमिश्नर कराची के, कमिश्नर कराची को चाहिए वो भी तो एग्जीक्यूशन नहीं हो रही ना, सील कर देना, दुकान सील करने की अथॉरिटी थी ना, उसके बाद बंद करता ना 30-40 को अंदर कर देता। मैं आपको खुदा की कसम अल्लाह को हाजिर ना से जान के बात बताता हूँ, मैं खुद जानता हूँ कि फ्रूट्स की दुकानों पे और ये कमिश्नर कराची के जितने मजिस्ट्रेट इसके अंडर काम करते हैं सब जाते हैं, हफ्ता लेते हैं, किसी से 10,000 रुपए ले रहे होते हैं, किसी से 20,000 रुपए ले रहे होते हैं। अब दुकानों पे जाके तो पता करें ना कि क्या हो रहा था वहाँ पे, ठीक है, शहर के अंदर। ठीक है, सिंध में आईजी वफाक जो है वो तब्दील होने नहीं देता और पंजाब में टिकने नहीं देता है, क्या अभी रिसेंटली मेरे कल सिंध ने आईजी तब्दील किए हैं और अपनी मर्जी का लगाया जो इस वक्त आईजी उनकी नहीं, लेकिन उस पे तो हमने डिबेट देखी थी ना कि वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान काफी बिल्कुल गलत डिबेट थी। मैं समझता हूं कि इसमें सूबे को आईनी जो है इख्तियार है उसके पास, ठीक है वो रेकमेंड करेगा, 2-4 नाम दे सकता है फेडरल, जो भी नाम उसमें से एक अप्रूवल कर देगा वो लग जाएगा, कोई इतनी बड़ी इसमें लॉजिक नहीं है कि अच्छा। और उस्मान बुज़दार साहब भी जो है वो यही रिबटल देते हैं, आपके ही जो वर्ड्स हैं ऑलमोस्ट यही रिफ्रेज उन्होंने किया, वो कहते हैं कि इसका तो हमारे पास राइट एक्सरसाइज करने का है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कौम को बिला वजह उन मकासद की तरफ ना हो जाए ना, कौम का जो बेसिक इशू है, इस वक्त लोग मर रहे हैं कराची के, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर आप जाकर देख लें, बल्दिया में देख लें, तिहाड़ टाउन में देख लें, बनारस में देख लें, कराची के तमाम इलाकों में चले जाएं, इवन डिफेंस की रोडों पर भी अब आ जाएं तो आईजी की जो सिचुएशन है पंजाब में, इस पर आपकी कोई नेगेटिव रिमार्क्स नहीं है, तब्दील होना या नया आना, सूबे की स्वाबदीदी इख्तियार आते हैं, वो फेडरल को रेकमेंड करेगा जब भी चाहे वो आईजी समझता है कि लॉ देखें जो कानून की सूरत हाल है सूबे के अंदर, वो सिंध गवर्नमेंट का काम है ना कंट्रोल करना है, वो समझती है अगर ये आईजी हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रहा और लॉ एनफोर्समेंट की जो सिचुएशन है सूबे के अंदर बेहतर नहीं है, तो वो रेकमेंड कर सकती है फेडरल को कि जी आईजी हमारे कहने पे यार प्रॉपर काम नहीं कर रहा, उसकी जो भी उसकी चार्जशीट है वो पुट अप करेगी फेडरल को और नेक्स्ट के लिए रिकमेंडेशन भेज सकती है 4-5 नाम की। ये तो कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है अच्छा। जिस पर बहस कर हम अपना टाइम जाया करें। ठीक है, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का स्टांस जानते हैं कि आखिर क्यों आईजी की जो इतनी ज्यादा चेंज हो रहा है, इस पे क्या जो है वो कहते हैं, इस पे ओवरऑल सिनेरियो उनका क्या है, स्टांस क्या है, एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे आईजी के प्रॉब्लम के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है इसके ऊपर स्टांस जानते हैं। जी सर, आपको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आखिर वफाक की क्या इंटरफेरेंस है। सिंध में जब आईजी का मामला आया तो वफाक ने उसको रोकने की कोशिश की, तब्दील ना हो, और अब पंजाब की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आईजी बैक टू बैक तब्दील हो रहे हैं और 5 बहुत मतलब एक बड़ा फिगर है 2 साल के अरसे में, क्या कहेंगे इस पर? इससे पहले मैं थोड़ा भाई को जवाब दूं, आज बिलावल साहब जो मीरपुर खास जो नुकसान और ये चीज़ें बता रहे हैं, ये सब लॉसेस बारिश से नहीं हुए हैं, वो नाले टूटे हैं जो पीपल्स पार्टी ने फंड्स अपने यूटिलाइज करके, वो जिसको सिंध में सिम नाला कहा जाता है, वो नाले टूटे हैं, उन नाले की वजह से नुकसान लेकिन हुआ। ये क्यों बता रहे थे, उसकी वजह क्या थी? यही बता रहा हूँ, कराची में बारिश से नुकसान हुआ और क्वेश्चनेबल कौन है ये इस सब सिचुएशन में? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये कहते हैं ना हमारे एफसी फंड्स नहीं मिलते, वो भाई पहले वालों का आपने क्या असर किया जो आप और मांग रहे हैं। चलो अब आते हैं आईजी पे। मैं खुद सरकारी मुलाजिम रहा हूँ, मैं एज ए फेडरल सेक्रेटरी रिटायर हुआ हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट को पावर नहीं है किसी को ट्रांसफ़र करने की। गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जिसको चाहे कहीं लगा सकता है, या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी की रिक्विजिशन कर सकता है। अब भाई ने कहा सिंध में और रूल था, नहीं था सिंध में रूल। एडी ख्वाजा को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लिया था कि ये 2 साल पूरे करेगा। हमारे उस हुकूमत ने तो एग्री किया था एडी ख्वाजा को ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके बाद अच्छा, उसके बाद जो अभी सुल्तान ख्वाजा साहब हैं, ये भी इन्होंने खुद मांग कर लिया है, वो लगा हुआ है। अब पंजाब क्या एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस है,
वहाँ हर किस्म की बहस में कोई भले मेरे दोस्त माइंड कर नहीं करें, ग्रुपिंग है, सब कुछ उधर है। एक बंदा इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दे रहा है तो क्या उस पे बैठकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट बैठ जाए? ठीक है सर, लेट्स अज्यूम दिस द अदर वे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि अफसर जो है वो ऑनेस्ट होता है, लेकिन आसपास जो उसके लोग होते हैं वो उसको उस तरीके से काम नहीं करने देते क्योंकि वो नहीं चाहते एक ऑनेस्ट ऑफिसर। फिर इसी तरह उनके तबादले होते हैं, उनको हटाया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आईजी और चीफ सेक्रेटरी या फेडरल सेक्रेटरी ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी को फॉल्ट किसी का नहीं दे सकते हैं। अगर मैं एज आईजी, एज चीफ सेक्रेटरी और फेडरल सेक्रेटरी अपनी टीम अच्छी नहीं लाऊंगा तो लेकिन उस्मान बुज़दार साहब के पास तो अपनी शिकायत लेकर गए थे ना। मैं वही कहता हूँ, मुझे ब्लेम किया जाए। अब ये जो आईजी आखिरी जो ट्रांसफर हुए थे, अब ये जब उनसे पूछा गया तो 4 दिन घर बैठ गए। ये कौन से रूल्स में लिखा हुआ है कि आप घर बैठ जाए? नहीं सर, लेकिन जब वो बुज़दार साहब के पास अपनी शिकायत लेकर गए थे, उसके बाद उनकी शिकायत को एड्रेस करने के बजाय उसने बताई कि मीटिंग में इसने मेरे से आर्गू किया। अच्छा, आप इतना तो सोचे, हम मिनिस्टरों से आर्गू करते, कैबिनेट में कई दफा फेडरल सेक्रेटरी जो होता है अपनी मिनिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू देता है, प्राइम मिनिस्टर से आर्गू होता है। जब इंडिया में फ्री ट्रेड खोला जा रहा था, यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं फेडरल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज था। गिलानी साहब ने मुझे कहा कि हम फ्री ट्रेड खोल रहे हैं पूरी कैबिनेट में। मैंने कहा सर, टोटल फ्री ट्रेड ना खोलें, आइटम वाइज खोलें, गो आइटम आइटम, ये आइटम में हमें प्रॉफिट है आप खोल दें, इसमें नुकसान है ना करें। और कैबिनेट ने अप्रिशिएट किया। अभी गिलानी साहब मुझे दूसरे दिन ट्रांसफर कर दें कि जी मैं जो था उनसे आर्गू किया, तो इस पे उसको कहा गया कि उसका राइट है अगर उसने कोई आर्गू किया। कहते हैं जी मैं तो घर बैठूंगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले नाराज तो जल्दी हो जाते हैं ना, फिर इनको घर से बनाना पड़ता है। तो एक सिस्टम है, इसको मेरा ख्याल है इसको चलने दें। ठीक है, ये सिस्टम चलने दें। आईजी केपीके में भी चेंज हुए हैं, सिंध में भी चेंज हुए हैं, और इस तरह केपीके में, इसमें पंजाब में भी। इसका दुख मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को नहीं होना चाहिए। ठीक है। एडवोकेट अदील फारूकी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से स्टांस ये आता है कि ये एज पर द लॉ, इसमें कुछ अगेंस्ट द लॉ नहीं है, ये एक सिस्टम है। अगर कोई डिलीवर नहीं कर पाता या कुछ इशूज होते हैं तो उसको अगर चेंज कर दे तो इसमें कोई मसाइल, इसमें कोई मसला नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि फिर सबके लिए एक कानून होना चाहिए ना। सिंध में आईजी का मामला कितना अरसा इन्होंने सियासी बनाए रखा। हम उस वक्त यही कह रहे थे कि सूबाई गवर्नमेंट का इस्तेकाक है, वो अगर परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए किसी आईजी को तब्दील करते हैं तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ये उस वक्त कह रहे थे कि जी नहीं जी, सिंध गवर्नमेंट के कुछ वफाक कॉम्पिटेंस पर बात कर रहा था उनकी। यहाँ पे ये किस बंदे को लेके आए हैं? इनाम गनी साहब, आप देखिए उनका रिकॉर्ड क्या है। दस्तगीर साहब का उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी से उनका कोई तल्लक नहीं है, वो एक अच्छे ईमानदार ऑफिसर हैं। और बिल्कुल मैं समझता हूँ उनकी जगह कोई भी आईजी होता वो भी यही करता। एक सीसीपीओ आप लगा रहे हैं, वो बैठ के मीटिंग कर रहा है ऑफिसर्स की, और वो उकसा रहा है आईजी के खिलाफ अफसरान को कि आपने आईजी का हुक्म नहीं मानना। ये तो इनको पता चल जाएगा। इन्होंने कहा जी जैसे वो कोर्ट में चले गए थे, इसी तरह इनके खिलाफ भी कोर्ट से फैसला आ जाएगा, जिस तरह की इन्होंने ये बंड मारा है। मगर कहने का मकसद ये है कि 5 आईजी आप तब्दील कर चुके हैं पंजाब के अंदर, 2 चीफ सेक्रेटरी आप तब्दील कर चुके हैं। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी में आपने उखाड़ पछाड़, क्योंकि आपको हर बंदा ये बात अदील, ये जो ब्यूरोक्रेसी की तरफ आप आए, यही बात वफाक ने ऑन एंड ऑफ एडमिट किया है कि ब्यूरोक्रेसी में अभी भी होल्ड नहीं हो पा रहा, क्योंकि पुराने लोग हैं, उनकी ज्यादा जो है। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसकी वजह बताता हूँ कि ये कर क्यों रहे। इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करना है अपोजिशन को दबाने के लिए। देखें, इनको तो अफसर नजर आ रहा है ना, जो इनको राइट बात बताता है या आर्गू करता है या बताता है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, या वो किसी अपोजिशन लीडर या जमात के खिलाफ वो यकतरफा कार्रवाई नहीं करना चाहता, ये उसको हटा देते। अभी भी आईजी साहब का इन्होंने यही किया कि उन्होंने कहा जी वो मरियम नवाज साहिबा वाला जो वाकया हुआ और 1-2 चीजें इंटरनल बना के जो ब्रीफिंग दी गई, ये कह रहे हैं 4 दिन तक आईजी साहब गायब रहे। आईजी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को शिकायत की, आईजी ने चीफ मिनिस्टर को शिकायत की, उसके बाद भी अगर उसका कोई जो है वो आप लाए अमल लेके नहीं आए सामने, या उसकी आपने दादरसी नहीं की, तो आईजी के पास और क्या इख्तियार है कि वो अपने मतहत अफसर के आगे बढ़ना है। मैंने जी आप नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सिंध में 16 ग्रेड के अफसर भी 20 ग्रेड में काम कर रहे हैं अभी भी। अगर नेक्स्ट प्रोग्राम आप चांस मुझे देंगे तो मैं आपको वो लिस्ट भी दे दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो चेंजेस हैं
ये फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, उसको एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हैं, वो जिसको ट्रांसफर करे। जैसे अभी ये कह रहे हैं भाईजान जो शर्वानी साहब क्यों बने एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए कमिश्नर तो एक्सेप्टेबल था, नहीं था लोगों को, नहीं आपको नहीं था ना, क्योंकि इस पार्टी का बात कह दूं, एक मिनट, मैं नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मैं तो कोर्ट की रिपोर्ट दी, इस पार्टी का एक ही विजन है मुस्तफा कमाल के सिवा ना पाकिस्तान चल सकता है ना यूएनओ चल सकता है। मैं नहीं कह सर रहा, मुझे बात पूरी करने आप कर लें फिर मेरा जवाब। मुस्तफा कमाल के बगैर ना पाकिस्तान चल सकता है, ना यूएनओ चल सकता है, ना अमेरिका चल सकता है। भाई देखें, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लोग फील्ड में आते हैं, डिजर्व करते हैं, उनको लगाया जाएगा। इंशाल्लाह आप अगली लोकल बॉडी जीते, हम मुस्तफा कमाल भाई को वैसे ही लगा देंगे, ऐसी क्या बात है। अभी एडमिनिस्ट्रेटर जो हमने लगाया है ना, चूंकि इख्तियार अब सिंध गवर्नमेंट के पास आ गया टोटली, पहले हमारा चलो एतराज था, अब आपको तब्दीली नजर आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, इसी हद तक आपको ठीक है, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मैं मजीद आगे भाई ने बात की मुस्तफा कमाल की, देखें मुझे साइड पे रख दें, मुस्तफा कमाल को इंटरनेशनल जब वो मेयर थे तो इस कराची शहर को दुनिया के तेजी से तरक्की करने वाले 12 शहरों में शुमार कर लिया गया था। ये मेरी रैंकिंग नहीं है, ये न्यूयॉर्क की, यूरोप की और उन दीगर लेकिन सिस्टम ने साथ दिया था ना उनका। मैं आगे चलते हैं ना, मैं उनके अंडर था ना, वन विंडो था ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वन विंडो, सारे इख्तियारात उनके पास थे, सारे इदारे उनके पास थे। 2013 में आपने कन्वर्ट कर दिए, अलग अलग बांट दिए। फिर आप देखें, दुनिया आज कह रही है कि ये शहर कराची दुनिया के 4 बदतरीन शहरों में, मैं नहीं कह रहा वो बांट क्यों दिया गया, वो सिस्टम चेंज क्यों आपको लगता है? 2013 में बैठकर बंदर बांट हुई ना, एमक्यूएम ने 2 मिनिस्ट्रियां ज्यादा ले ली और आपस के इख्तियारात इधर से बंदर बांट करके पैसे बनाने के चक्कर में एसबीसीए जो केबीसीए बाद में नाम चेंज करके एसबीसीए भी तो एमक्यूएम का हिस्सा थे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं थे। मुस्तफा कमाल 2012 में छोड़ के चले गए थे, शायद आपकी नॉलेज नहीं, अभी से 2012 में वो छोड़ के चले गए थे। उससे पहले जो निजाम आप लेके आए उसका हिस्सा नहीं थे वो? नहीं, हम उससे पहले जो निजाम था वो चल रहा था ना, वन विंडो आपने वन विंडो 2013 में खत्म किया। सर मुस्तफा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब, तमाम तरह के काफी सारे लोग के ऊपर बहुत सारे सवाल होते हैं। सर जेआईटी बल्दिया टाउन की तरफ अगर हम जाएं तो वहां पे भी आपके एक बहुत आम शख्स था। मलविना, मैं तो कहता हूँ शुक्र है फिरौन के, देखें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में आप नहीं थी, वरना उस वक्त भी आप कहती जो मूसा के साथ चल रहे हैं ना, ये सब पे जेआईटी बनवा दो। तो खुदा के वास्ते, खुदा की जेआईटी आपने पढ़ी होगी, उस पे देखिए खुदा की चेक ना करें, आप उस चीज को तस्लीम करें। आपके सामने एग्जांपल आप उस दौर की कामयाबियां अपने देखिए, हम तो 2012 में हम छोड़ के चले गए। बिल्कुल आप इत्तेसाब करें, उनको लटकाएं, जिन बंदों ने तबाही की हम आपके साथ हैं। आप बताएं ना, चलाएं केसेस हमारे साथ तो नहीं, हमारी कोर्टों में केसेस चल रहे हैं, हम तो खुद पेशेस कर रहे हैं, हम तो खुद पेशेस कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप करें, हम कर रहे हैं। एमक्यूएम जब कराची प्रोविंस की बात करता है जी, नफरत फैलाता है। आप कल सुबह 10:30 बजे व्हाइट पेपर हम इशू कर रहे हैं सिंध के लोगों के मेयर वसीम अख्तर के खिलाफ। तो आप तो सबसे पहले कल हमारा व्हाइट पेपर इश्यू हो रहा है, कहाँ करप्शन हुई है, कोई फायदा है? देखिए हम तो बता रहे हैं कहाँ करप्शन हुई है और कौन कौन इन्वॉल्व है, यही अब हमको बता सकते हैं ना। अभी बाकी इदारों का काम है जाकर एहतसाब करें, उन लोगों का नाम ईसीएल में डालें, उनको पकड़े अंदर करें, उनसे कौम का पैसा एहतसाब करें। अच्छा यही कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आप कहीं में हथियार उठाकर शुरू हो जाए लोगों का पैसा निकलवाने। लास्ट इलेक्शन में आपके इस एजेंडे की अवाम में क्यों पजीराई? अल्हम्दुलिल्लाह आपके बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारे साथ आपका तो एक यूसी चेयरमैन आपने जिस तरह का यूसी के इलेक्शन नहीं हुए थे लास्ट जो हुए थे, आपके बिलावल साहब का ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए। मैं उसमें क्या बात करूंगा जिसमें आपका चेयरमैन खुद खड़ा होकर कह रहा है, मैं खुद कह रहा हूं, मैं खुद उसको मैं उसमें क्या बात करूंगा, उसको लंबी बहस हो जाएगी, लंबी बहस हो जाएगी। इस वक्त कराची शहर को बेहतरीन डॉक्टर की जरूरत है, बेहतरीन डॉक्टर इस वक्त मुस्तफा कमाल, ये बात मान लें। अगर मुस्तफा कमाल बेहतरीन नहीं होता तो सीएम से उसको सिंध नहीं बुलवा रहे होते, बेहतरीन डॉक्टर नहीं होता तो उसको पीटीआई की क़यादत नहीं बुलवा रही होती, बेहतरीन क़यादत नहीं होता तो जो लोग इनको लेके आए हैं शहर के अंदर वो उनको नहीं बुला रहे होते। साहब जो वन विंडो सॉल्यूशन अगर उस वक्त ना होता जब मुस्तफा कमाल साहब के पास ओहदा था तो क्या वो डिलीवर कर पाते ना? दिस इज द क्वेश्चन। अभी मैं आ जाता हूँ। अभी देखें जो ये मेयर था ना वसीम अख्तर, इसके पास ये गटर लाइनों का इख्तियार भी इसी के पास था, ठीक है, ये इख्तियार इसी के पास थे, नाले साफ करने का इख्तियार भी इसके पास ही था। जो
माइक्स इख्तियार के थे, हम तो कह रहे हैं वहां पे तुम काम कर लेते ना यार, तुम गटर लाइनें साफ कर लेते, तुम कचरा उठा लेते। आप कहते हैं फौज को ले आओ, भाई फौज का काम नहीं है, फौज बॉर्डर पे खड़ी हुई है यार, बॉर्डर पे हिफाजत करेगी। लेकिन बारिशों में तो फिर उन्होंने साथ दिया ना, FWO हो या फिर NDMA का इदारा इस्तेमाल करना हो। जो जिसका काम है उसको मैं समझता हूँ कि उसको उसी को करना चाहिए। इस तरह सिस्टम नहीं चलते, वक्ती तौर पे इमरजेंसी की बुनियाद पर आप तो लागू कर देते, लेकिन देर पा उसका हल नहीं होता, देर पा उसका नतीजा नहीं होता। मैं आपके चैनल पे यहाँ इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ, अगली बारिशें आएंगी, फिर हम डूबे होंगे और कोई हमारा पुरसाने आ। ठीक है, वक्त बहुत कम रह गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से आप क्या समझते हैं? जैसे नवाज शरीफ साहब है, वो अभी भी बाहर है, उनके डॉक्टर्स उनको कह रहे हैं आप मत आइए पाकिस्तान, और वैसे उनकी फुटेजेस हम देख रहे होते हैं बिल्कुल खुश खुर्रम। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि एहतसाब के नाम पर अभी तक ना कौम के साथ ड्रामा हुआ है, क्लियर कट आपको मैं कहूँगा, इसमें मेरी कोई दो राय नहीं है। कोई एहतसाब नहीं हुआ, किसी एक बंदे से सिंगल पाई रिकवरी नहीं हुई पाकिस्तान में इस वक्त अभी तक। और इस तरह का नवाज शरीफ बाहर बैठे हैं तो उसी तरह का स्टेटमेंट मेरे ख्याल जहांगीर तरीन ने भी दिया है कि जी कोरोना की वजह से मेरे अस्पताल के अंदर इलाज नहीं हो रहा और मैं नहीं आ सकता। दोनों तरफ है ना, फिर ये चीज़ें एहतसाब तो फिर आप इस तरह नहीं होता। एहतसाब तो फिर अल्लाह को राज़ी करके, और अल्लाह को जब आप राज़ी करेंगे तो फिर एहतसाब अपने गिरबान से। लेकिन आपको नहीं लगता ये एहतसाब का अमल तब तक मुकम्मल नहीं होगा हुमायूं उस्मान साहब, जब तक हर इदारा ऑटोनॉमी के साथ साथ उसके अंदर खुद ईमान भी हो? यहाँ पे तो पैसे देके इधर उधर किसी न किसी इदारे को खरीद लिया जाता है, या ब्यूरोक्रेसी अपना जो है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल देती है। आपने अलविना बड़ी जबरदस्त बात की। अभी जिस तरह ये आईजी का इशू चल रहा है ना, तो फिर आपको ये ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर दें कि प्राइम मिनिस्टर और ये सियासी लोगों का स्वाबदीदी इख्तियार ना हो, ब्यूरोक्रेसी ये डिस्क्रिशनरी राइट्स ना हो उनके पास। जो हुमायूं उस्मान साहब कह रहे हैं डिस्क्रिशनरी राइट्स को खत्म करने की बात। इदारों के अंदर से आए, जब सियासी लोगों का बेनिफिट उससे खत्म हो जाएगा और उसके अंदर उसको लगाने के इख्तियार खत्म हो जाएंगे, तो जाहिर है जो मेरिट पे मसाइल कम हो जाएंगे। एग्जैक्टली, फिर वो मेरिट पे फैसले करेगा, उसके बगैर नहीं होंगे, उसके बगैर अगर कोई फैसला होगा तो इस्लामाबाद के मेरिट होटल में बैठ के होगा। ठीक है, सही है सर। आप इस पे क्या ऐड करेंगे हुमायूं उस्मान साहब की बात पे, और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ? आज तो कोर्ट ने उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया है नवाज शरीफ को, नैब कोर्ट ने, और इस पे मेरा ख्याल है पीपल्स अपना पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है कि कोर्टों को फेस करें, कोर्टों के भागे हुए हैं, कोर्टों को अंडरटेकिंग दिया है, रिटन में दिया है कि ये इसको हम वापस लाएंगे, नैब कोर्ट के सामने करेंगे। अभी अफसोस तो ये है कि अगर कोर्ट में बुलाते हैं तो भाई लोग माइंड करते हैं कि जरदारी साहब को क्यों बुलाया। भाई जरदारी ने कोई कश्मीर आजाद किया है जो उसको हमने गलत बुलाया है, ये तो लेकिन यहाँ पे चले नवाज शरीफ साहब के पास आ जाते हैं, नवाज शरीफ साहब के ऊपर आ जाते हैं, खुसरो बख्तियार को भी पकड़े हैं, गुलाम सरवर को भी पकड़े हैं। करप्शन केस एक जो पूरा एक सिस्टम करप्शन का पीपल्स पार्टी ने जरदारी के अंडर में दिया, उसके लिए उसको बुलाया। इसी तरह नवाज शरीफ को बुलाएंगे, चाहे मैं कैसे बुलाएंगे? कितना वक्त गुजर चुका है, जो कोर्ट का जो वर्डिक्ट था वो हमने पढ़ा था कि कितने हफ्तों की बात 7 days और कितने माह गुजर चुके हैं। He has to come back or to reply। आज सुना है कि उसने कोई नया मेडिकल एक ड्रामा शुरू किया है, लेकिन नैब कोर्ट उसको जरूर बुलाएगी, और पीटीआई इसमें फेयर ट्रायल चाहती है, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे बिलावल साहब हो या पीटीआई का जहांगीर तरीन, फेयर ट्रायल होना चाहिए। इस वक्त अगर हम देखें सिचुएशन को, जो कोर्ट्स होती हैं उनका काम होता है इंटरप्रेट करना लॉ को, वो लॉ को इंटरप्रेट कर रही हैं, और इस वक्त जो है उन्होंने अपना वर्डिक्ट या फिर उन्होंने अपने ऑर्डर्स वो कॉन्स्टेंटली दे रहे हैं। लेकिन अब जो एग्जीक्यूट करवाना है मामला वो एग्जीक्यूटिव बॉडी को है। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कि हुकूमत, आप लोग कितना जो है ये अपनी रिट कायम करके उनको बुलवा पा रहे हैं, ये बहुत एक अहम सवाल है। जी सर। आज 12 इंक्वायरियां नैब ने इनिशिएटिव की हैं, जिसमें 8 केपीके में अगेंस्ट पीटीआई। आज मेरा ख्याल है कि आप सर, मैं उन मामलात की बात, मैं पीएमएलएन की, मैं नवाज शरीफ साहब की बात कर रही हूँ, नवाज शरीफ साहब के मामले पर नवाज शरीफ के मामले पर आ जाती हूँ। मैं शान अशरे के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, अगर आपकी मैं शान अशरे के बारे में आपके मैंने लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि के इलेक्ट्रिक जो कराची के, क्योंकि हम कराची में बैठे हैं तो थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं। शान अशरे साहब ऑफ द रिकॉर्ड मैंने आपको बताया था कि सारे करता धरता लिफाफे देने वाले शान अशरे साहब हैं, और आज आपको ये प्रूफ हो गया कि आज के इलेक्ट्रिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनको अपना सीईओ मुकर्रर करके भेजा। तो ये देख लें, ये वही लोग हैं जो बदकिरदार हैं। पहले आरिफ नकवी साहब थे, वो भाग गए और पकड़े गए कहीं जाकर, अब शान शेख साहब आ गए जो लिफाफों की डील कर रहे थे। तो इस शहर वालों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, जब तक इन ज्यादतियों को नहीं रोका जाएगा कराची वालों का कोई पुरसान हाल नहीं सिवाय अल्लाह के। ठीक है सर, आपने एहतसाब की बात की, नवाज शरीफ की बात की। मैं कह रहा हूँ पिछले 40 साल से इस मुल्क के अंदर जो ड्रामा एहतसाब का रचाया जा रहा है
वो उसकी सिर्फ एक विक्टिम Quickly, है, अदील, वो है वक्त पाकिस्तान खत्म हो पीपल्स रहा है। पार्टी। अच्छा। कोई इकरास नहीं, बोर्ड 40 साल एहतसाब तो नहीं हो रहा, बरी नहीं है सुने, नैब की, कोई नैब की उम्र कोई ही नहीं है नहीं, 40 नैब के साल। अलावा एहतसाब के लिए और बहुत सारे कमीशन बने, थोड़ा सा आप उसको स्टडी करें। उस वक्त तो आप सुन लोग लें, भी सुन लें दो ना ही मेरी, जमातें आती 11 रही साल ना। आपने आसिफ जरदारी को जेल में रख के देख लिया, उसके बाद बहुत सारे वो किसने references रखा? आपने बना लिए इसी सिस्टम ने। ठीक है, मैं सिस्टम एहतसाब ने- की बात सिस्टम कर ने रहा हूं। वो- आपने पॉलिटिकल Quickly, पार्टीज मुझे को खत्म दबाने करना है की प्रोग्राम। कोशिश की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आवाज को दबाने की कोशिश की। इंशाल्लाह आइंदा भी आप नाकाम बहुत रहेंगे, बहुत शुक्रिया पहले भी आप नाकाम एडवोकेट मैं अदील समझता हूं फारूकी NRO साहब नहीं होना पाकिस्तान चाहिए पीपल्स आइंदा पार्टी से कोई। ज्वाइन करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रिंद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन करने के लिए, हुमायूं उस्मान साहब आपने पीएसपी से ज्वाइन किया। तमाम तर मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टम की शिकायत करते दिखाई देती है तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज, बट अनफॉर्चुनेटली मल्टीपल टाइम्स हुकूमत में आने के बाद भी इसी सिस्टम को हम चेंज ना कर पाए। सेपरेशन ऑफ पावर्स की हम बात करते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की हम बात करते हैं, ये तमाम तर मसाइल आज भी एड्रेस ना हो सके। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में कुछ प्रोडक्टिविटी आएगी, लेजिस्लेचर्स जो है लेजिस्लेशन की तरफ आएंगे रादर देन फोकसिंग ऑन द फंड्स ओनली। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल।